नमस्कार साथियों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के संबंध में। ये राजस्थान सरकार की माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आप चाहते हैं कि राजस्थान में कोई अपना उद्यम स्थापित हो, आप चाहते हैं कि राजस्थान में ही हमें रोजगार मिले, राजस्थान में निवेश स्थापित करके हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। आप ने सोचा होगा कि राजस्थान सरकार जो रोजगार सृजन की बात कर रही है, तो रोजगार सृजन की बात कर रही है, तो रोजगार सृजन कैसे होगा। राजस्थान सरकार का मोटो यह है कि 1.25 लाख भर्तियां सालाना वो सरकारी नौकरियों के माध्यम से कर रही है, बाकी 1.25 लाख भर्तियां सालाना वो एमएसएमई के उद्यम सृजित करके कर रही है। तो मैं आज बात कर रहा हूं राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के संबंध में। तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के एक कॉन्सेप्ट्स पे हम जाने कि भाई राजस्थान में एमएसएमई की इंडस्ट्रीज स्थापित क्यों होनी चाहिए। साथियों मैं बात करूं आपसे कि राजस्थान के संदर्भ में बात करनी है, तो पहली बात तो यह है कि राजस्थान का जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है एमएसएमई के सेक्टर्स में। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सालाना 10% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। पिछले 5 सालों से हमारे राज्य में 10% 2 डिजिट में इकोनॉमिक ग्रोथ है। जब 2 डिजिट में किसी राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो यूं समझिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। आज हम बात करें साथियों कि हमारे राजस्थान में 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी है हमारे राज्य की, और 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी तो है ही, साथ में हम बात करें 1.60 लाख करोड़ रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम है। एक व्यक्ति लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना कमा रहा है औसतन, और 15 लाख करोड़ रुपए की हमारी इकोनॉमी है साथियों। जीडीपी या एसजीडीपी हम कहते हैं 15 लाख करोड़ की है। और तीसरी बात हम करें कि हमारा बजट लगभग 3 लाख करोड़ का बजट है हमारा, 3.5 लाख करोड़ का बजट हो गया है। प्रतिवर्ष 3.5 लाख करोड़ रुपए हमारे बजट्स में है। चौथी बात हम करें कि अभी हाल ही में 37 लाख करोड़ रुपए के हमने एमओयू किए हैं साथियों। 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किया, इन्वेस्टमेंट हुआ है। यदि हमारे राज्य में ये इन्वेस्टमेंट 37 लाख करोड़ का धरातल पर उतरता है तो हमारी जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो सीधे ही $350 अरब की आगामी 5 सालों में हो जाती। यही राजस्थान सरकार का विजन है। तो हम बात करें कि हमारे राज्य में 10% इकोनॉमिक ग्रोथ, एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला 7वां राज्य है पूरे 28 राज्यों में से। और यहाँ स्थितियां देखिए कि यहाँ तीनों इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं साथियों। आप सब लोग जानते होंगे कि एक इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में चलती है। एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, और एक होती है टर्शियरी। जब हम बात करें कि टर्शियरी की, प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती है साथियों। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर आता है, आपका फॉरेस्ट्री आता है, आपका एनिमल हस्बेंड्री आता है, आपका फिशरीज आता है। ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। और हम बात करें कि राजस्थान को एक मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में लगभग 29% हमारे राज्य को आय प्राप्त होती है। तो राजस्थान एग्रीकल्चर दृष्टि से काफ़ी महत्ता रखता है, क्योंकि राजस्थान की एग्रीकल्चर क्रॉप्स में काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। फॉरेस्ट्री में भी यहाँ पर वन, कुछ एक जिलों में 33% तक यहाँ पर वन है। और एनिमल हस्बेंड्रीज में जो मरुस्थल का क्षेत्र एनिमल हस्बेंड्री में काफ़ी अव्वल रखता है। फिशरीज में भी हमारे यहाँ कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जुड़े हुए बांध बने हुए हैं, वहाँ पर फिशरीज हुआ करती है। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में हम काफ़ी अच्छी मात्रा में 29% हमारी आय का एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से प्राप्त कर रहे हैं। जब भारत के संदर्भ में हम बात करें तो मात्र 18%
हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो ये एग्रीकल्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है साथियों। हम इसमें खनन भी ले लें, माइंस को ले लेते हैं, तो माइंस भी प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको हम इंडस्ट्रीज सेक्टर कहा जाता है, इंडस्ट्रीज में हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज में हमारा कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रीज में हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, इंडस्ट्रीज में हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे के सारे आयाम हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफ़ी बड़ा योगदान करता है साथियों। हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 27% हमारे राज्य की आय में इंडस्ट्रीज का है। तो मतलब 29 और 27 मतलब 56% हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज से जुड़ा होता है। तीसरा सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं साथियों, ये सर्विस सेक्टर हमारा 46% या 44% हमारा सर्विस सेक्टर से आय प्राप्त होती है। अब आप ये बात समझिए कि राजस्थान में निवेश क्यों करें। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्राइमरी सेक्टर से काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होती है। जब प्राइमरी सेक्टर हमारा डेवलप है तो डेफिनेटली सेकेंडरी सेक्टर्स की संभावनाएं यहाँ बढ़ जाती है, और सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप होता है तो टर्शियरी सेक्टर्स अपने आप ही डेवलप होने लगता है। जो सर्विसेज की बात करते हैं वो सर्विसेज फर्स्ट मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए एक साधन का काम करता है साथियों। तो हम बात करें कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में कृषि और खाद्य आधारित उद्योगों की संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूनिट्स स्थापित की जा सकती है, हमारे यहाँ फिशरीज प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जा सकती है, हमारे यहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज स्थापित की जा सकती है। मतलब 6-7 सेक्टर्स जो इस इकोनॉमी के बहुत बड़े आधार हो सकते हैं इंडस्ट्रीज में, वो इसमें बहुत बड़ा गढ़ माना गया है राजस्थान का। इसलिए यहाँ निवेश करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। राज्य में हम बात करें कि हमारे राजस्थान में जो लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेज है, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर हम बात करें तो कोई ज़्यादा लार्ज एंड इंडस्ट्री लार्ज एलएमआईज यूनिट्स नहीं है, मुश्किल से 250-300 यूनिट्स पूरे राजस्थान में होगी। 99% एमएसएमई सेक्टर्स का योगदान है साथियों, जिसमें सबसे हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी, आप सब लोग जानते होंगे कि जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम है। दूसरा हम बात करें ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हमारा अलवर, भिवाड़ी और जयपुर अजमेर ऑटो कंपोनेंट्स में बड़ा योगदान करता है। तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स में जयपुर, जोधपुर और दूसरे बीकानेर वगैरह हैंडीक्राफ्ट्स में पूरा राजस्थान अव्वल दर्जा रखता है। चौथा टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें तो भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, बाड़मेर ये सारे टेक्सटाइल हब के रूप में जाने जाते हैं साथियों। और फूड प्रोसेसिंग में यूँ समझिए कि फूड प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में पूरा राजस्थान अव्वल दर्जा रखता है। लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स में हमारे यहाँ कुछ क्लस्टर्स हैं जो लेदर आर्टिजन्स के द्वारा यहाँ पर लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और बाकी हम मल्टी डायमेंशनल पत्थर की बात करें, हम प्रीसियस स्टोन्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी मात्रा में स्टोन्स उपलब्ध होता है। ये हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं जहाँ निवेशक आकर्षित हो सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन और अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। आप इन सेक्टर्स में जाकर आपको रोजगार या निवेश करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई के योगदान की। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विनिर्माण में जब मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की आय का मतलब देश की आय का 12% एमएसएमई सेक्टर्स में होता है, और एमएसएमई सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 36% योगदान एमएसएमई का है साथियों। जो देश में 12% 15% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आय प्राप्त होती है, उसका 36% भाग अकेला एमएसएमई लेके जाता है। कितना बड़ा योगदान है इस बात को समझिएगा। और जो हमारे देश में एक्सपोर्ट्स होता है साथियों, एक्सपोर्ट्स का 45% एमएसएमई यूनिट से हमें प्राप्त होता है। तीसरी हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में हम बात करें कि हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 48 करोड़ लोग
वर्क पार्टिसिपेशन रेशो के अंतर्गत आते थे, वर्किंग फोर्स के अंतर्गत आते थे, जिसमें से हम बात करें 53% एग्रीकल्चर सेक्टर का था और बाकी का हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज HHIs का था, जिसमें MSME सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर्स माना जाता है। हम बात करें कि MSME इतना बड़ा योगदान करता है, तो क्या हमारे केंद्र की सरकार, क्या हमारे राज्य की सरकार MSME के विकास के लिए कामकाज कर रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार MSME के विकास के लिए काम कर रही है। आप सब लोग जानते हैं कि MSME एक्ट 2006 जब पारित हुआ, उसके बाद से हमारे देश और राज्यों में एक MSME के विकास की एक बहुत बड़ी पहल पहल होने लगी कि MSME का विकास होना चाहिए, क्योंकि MSME एक ऐसा सेक्टर है जो देश में निर्यात और रोजगार सृजित कर सकता है। तो MSME की हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने भी MSME नीति लाई। जब 2006 का एक्ट आया, उसके बाद में राजस्थान सरकार राजस्थान MSME नीति 2007 लेकर आई। फिर राजस्थान सरकार 2015 में राजस्थान MSME नीति 2015 लेकर आई। फिर राजस्थान MSME नीति 2022 आई और 2022 के बाद में राजस्थान MSME नीति 2024 अभी हाल ही में जारी हुई है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। साथियों, राजस्थान MSME नीति 2024 पहली राज्य की ऐसी नीति है जिसकी गाइडलाइंस बिल्कुल विद इन 1 मंथ में जारी हुई है। इसका मतलब यह कि सरकार का मोटो राजस्थान MSME नीति को लागू कराना है। राजस्थान MSME नीति को लागू कराने के उद्देश्य से ही ये सारी पहले की गई है। उसी कदम में मैं आपको ये प्रमोशन MSME पॉलिसी का करने जा रहा हूं कि MSME पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि MSME का यदि आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो इनको जानना हमें ज़रूरी है कि MSME के लिए राजस्थान सरकार क्या कामकाज कर रही है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी स्थिति है कि MSME के लिए सरकार कितना संजीदा है, संवेदनशील है। इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि राजस्थान MSME के लिए एक निवेश इंसेंटिव्स है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कामकाज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि RIPS 2024 के अंतर्गत MSME को बड़े बेनिफिट्स दिए गए हैं, जिसके बारे में आप हमारे पूर्ववर्ती वीडियो में आप जान सकते हैं। दूसरा, MSME में निवेश के लिए भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से SC ST उद्यमियों के लिए उद्यमियों द्वारा निवेश सृजित किया जा रहा है। एक तीसरी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें 50 लाख तक के ऋण की सुविधा दी गई है, जो छोटे उद्यमियों के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए ये बात कही गई है। और ये SME डेवलपमेंट के लिए बात हुई है और ये MSME के लिए स्पेशल फोकस करती है। मतलब MSME, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार के द्वारा RIPS, BRUPY और PMEGP स्कीम्स लागू की गई है। दूसरा, हम बात करें कि निवेश सुविधा के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश सुविधा के केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। आप यदि राजस्थान में निवेश करते हैं तो आप किसी जिले में निवेश करते हैं तो आपको DIC में, संबंधित जिला उद्योग केंद्र में जाना होगा। वहां पर एक MSME इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर है जो आपको निवेशकों के लिए बनाया गया है और जो ये बताएगा कि आपको राज्य सरकार क्या क्या इंसेंटिव्स देती है, क्या प्रोसीजर है और आप उसको किस तरीके से धरातल पर लागू कर सकते हैं। दूसरा, एक MDFC MSME डेवलपमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल अभी DIC लेवल पर ही स्थापित होने वाला है। जो MIFC में जो निवेशक आए हैं उनके निवेश को, उनके उद्योग को धरातल पर लाने का काम MDFC करेगा। फिर तीसरी हम बात करेंगे PMU, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। ये स्टेट लेवल पर जैसे भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करती है, उसी तरीके से कमिश्नरेट इंडस्ट्रीज में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। जो भी प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पर की जा रही है। चौथी बात है हमारा MSME उद्यमियों के लिए, यदि उनका टाइमली रीपेमेंट नहीं होता है, यदि किसी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज का बकाया भुगतान किसी
खरीदार के द्वारा 45 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो हमारे यहाँ 17 माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल्स बनाई गई है। ये फैसिलिटेशन काउंसिल को क्वासी जुडिशियरी पावर है और आपको बैंक रेट का, आरबीआई की बैंक रेट का ट्रिपल टाइम मतलब 25-26% इंटरेस्ट पर आपके बकाया भुगतान दावों को ये एमएससीएफसी दिला रही है। ये हम निवेश सुविधा के लिए कामकाज कर रहे हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी सरकार ने क्या कामकाज किया है इसको जानने की आपको जरूरत है। आप राज्य में निवेश करते हैं तो राज्य में निवेश क्यों करें? हम निवेश इसलिए करें कि हमने राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 राजस्थान विधानसभा से पारित कराया है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य के कानूनों के अंतर्गत जो भी कंसेंट, लाइसेंस, अप्रूवल आदि ली जाती है उसमें 5 वर्षों तक छूट दी गई है। आप राज्य में यदि इंडस्ट्रीज स्थापित करते हैं और आपकी लैंड यदि मान लीजिए कन्वर्ट नहीं है तो आपको 5 साल तक कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान आप कन्वर्जन के लिए आवेदन कर दीजिए, लेकिन अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है राजस्थान सरकार का। दूसरा, यहाँ पर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना हुआ है, SWCS बना हुआ है साथियों। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है हमारा सिंगल विंडो अनेबलिंग एक्ट 2011 के अंतर्गत SWCS 2016 में बना हुआ है। इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत क्या हो रहा है, इसमें हम 149 सर्विसेज जो उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक होती है वो इस सिंगल विंडो के माध्यम से हम दे रहे हैं। मतलब आपको लेट लतीफी नहीं होगी यदि आप यहां इन्वेस्ट करते हैं तो। तीसरा, एक वन स्टॉप शॉप ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में एक वन स्टॉप शॉप का कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई है, जिसमें 14 विभाग जो उद्योगों के कंसेंट, अप्रूवल, लाइसेंस आदि देने में लगे हुए हैं उनको एक ही जगह बिठाकर आपको हाथों हाथ उद्यमियों को जो अनुमतियां दी जाती है वो दे दी जाती है वन स्टॉप शॉप के माध्यम से। ये हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात हम करें कि क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, यदि आप यहाँ एमएसएमई के कोई क्लस्टर्स हैं उनके लिए एक भारत सरकार की माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। एक स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। एक हमने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर पथरेडी भिवाड़ी में स्थापित किया। पूरे देश में आप जानते होंगे कि 15 ही टेक्नोलॉजी सेंटर हैं, जिसमें से राजस्थान में पथरेडी, भिवाड़ी, अलवर राजस्थान में स्थापित है। तो यहां पर आप बात करें कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए कामकाज कर रहे हैं। इसमें 80 से 90% तक क्लस्टर्स को अलग अलग प्रकार के सॉफ्ट इंटरवेंशन और हार्ड इंटरवेंशन में छूट प्रदान की जा रही है। हम बात करें इंफ्रा डेवलपमेंट की, हमारे राजस्थान में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट काफ़ी मददगार साबित हो सकता है आपके लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक लैंड डेवलपमेंट के लिए, लैंड अलॉटमेंट के लिए, भूखंडों के आवंटन के लिए हमारे यहाँ रीको नामक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बना रखा है, जो आपको बहुत तत्काल त्वरित गति से लैंड अलॉटमेंट करता है। और आप रीको इंडस्ट्रियल एरिया में यदि एमएसएमई के क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं, आप एमएसएमई मतलब 20 इकाइयां एक साथ लगाने का प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो आपको जो उनकी रिजर्व प्राइस होती है उससे भी 25% लेस रेट पर रीको के द्वारा भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप यदि एमएसएमई स्थापित करते हैं तो 25% लेस रेट पर आपको भूखंड मिल सकते हैं। दूसरा, हम बात करें कि आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमने बताई कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एमएसएमई एक्ट 2019 हमने लागू किया है। 5 साल तक आपको कन्वर्जन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या कोई फायर एनओसी या स्टेट लॉज के अंतर्गत जो अप्रूवल्स मिलती है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज लगाते हैं और आपकी इंडस्ट्रीज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है, मतलब आप 10 करोड़ तक की मशीनरी आप लगाते हैं, तो आपको 4000 स्क्वायर मीटर जमीन तक कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल तहसीलदार को एक चिट्ठी लिखनी है
लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 के अंतर्गत कि मेरा ये एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप नॉन एग्रीकल्चर यूज के रूप में आइडेंटिफाई या लैंडमार्क करने का कष्ट करें। तीसरी बात, यदि आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आप लगाते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स आप लगाते हैं, तो आपको 10,000 स्क्वायर मीटर तक की जमीन को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक कदम है जो आपको जानने की जरूरत है। इंफ्रा डेवलपमेंट में हमारा ये काम हो रहा है, मतलब आप इंडस्ट्रीज लगाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये बात आप समझ जाइएगा। हम बात करें, हम आपकी इंडस्ट्रीज हमने लगा दी, हमने आपको इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट कर दिया, हमने आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे दिया, हमने कॉस्ट कटिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। यदि आप मार्केट भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कराना चाहते हो तो हम मार्केटिंग के लिए भी तैयार है आपके प्रोडक्ट की। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे आप साथियों? मार्केटिंग के लिए हमने ये किया है कि एक राजस्थान सरकार का एक एक्ट है, RTPP एक्ट, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट। ये RTPP एक्ट 2012 का है और इसमें RTPP रूल्स 2013 आए हुए हैं। जब आप सरकार के विभागों से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आप ये खरीदारी करते हैं तो हमने ये कहा कि MSMEs को आप प्रायोरिटीज देंगे। आप अपने उत्पाद सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दे सकते हैं क्योंकि हमने प्रायोरिटी दे रखी है। हम एक परचेजिंग प्रीफरेंस सर्टिफिकेट्स आपका जारी करेंगे, उससे आपके प्रोडक्ट मतलब आप प्रोक्योरमेंट्स में भागीदारी ले सकते हैं। आपके लिए हमने ये किया है कि आप यदि 10 लाख तक का यदि कोई सरकारी विभाग टेंडर, मतलब 1 लाख से अबोव तक टेंडर करने की जरूरत होती है, लेकिन यदि कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से माल खरीदना चाहता है ई बाजार के माध्यम से, तो वो 10 लाख तक बिना टेंडर के भी माल सीधे खरीद सकता है। ये बात हमने रखी है। तीसरा, हमने हर साल राजसिको द्वारा, कमिश्नर इंडस्ट्रीज के द्वारा 96 माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के एक एम्पैनल्ड बने हुए हैं प्रोडक्ट्स को, उसको भी आप बिना किसी टेंडर के आप सीधे खरीद सकते हैं। चौथा, हमने ये किया कि मेले और जो प्रदर्शनी होती है उनका आयोजन कराते हैं ताकि MSME डेवलप हो सके, लघु उद्योग या स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हम एग्जीबिशंस एंड फेयर्स लगाते हैं। GI टैगिंग, हम आपके प्रोडक्ट की किसी क्षेत्र विशेष में कोई विशेष प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कलाकंद है अलवर का, खीर मोहन है गंगापुर का, या कहें कि हम कोटा डोरिया साड़ी है कोटा की, ऐसे उत्पाद जो किसी क्षेत्र विशेष में बड़ी पहचान रखते हैं, या बसवा की गूंजियां हैं, उनको GI टैगिंग करा के मार्केटिंग में हम मदद करते हैं साथियों। ये काम हो गया। यही नहीं करते हम एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी आपका कामकाज करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन में हमारी सरकार ने एक मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमने 2 स्टेज लागू की थी। 2 स्टेज में पहला स्टेज ये था कि IEC कोड जारी करवाया था हमने हमारे उद्यमियों का, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी हो जाए तो वो विदेशों में अपना माल बेच सके। फिर दूसरा जो स्टेज आया उसमें हमारा विजन था कि जिनका IEC जारी हुआ है और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, उन एक्सपोर्टर्स के लिए हमने फर्स्ट कंसाइनमेंट भिजवाया। तो ये हम एक्सपोर्टर्स के लिए प्रमोशन के लिए कामकाज कर रहे हैं साथियों। तीसरी बात हम करें कि यहाँ पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, हमारे यहाँ कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए हम MSME को 50% एम्प्लॉय कॉस्ट का स्किल्ड करने के लिए, हाई स्किल्ड करने के लिए हम छूट दे रहे हैं रिप्स के अंतर्गत। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ RSLDC के बहुत सारे खोले गए हैं जिसके अंतर्गत हम छूट देते हैं। तीसरी बात हम करें, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में हम कामकाज कर रहे हैं। चौथी हम बात करें इसमें कि यदि आप निवेश कर रहे हैं और आपके जिले में कोई समस्या है तो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म DRM नामक एक मासिक बैठक हर जिले में कराई जाती है। और फिर यदि आपका जिला स्तर पर आपके निवेश प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलती या आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल नहीं होते, तो आपको 3 महीने या 4 महीने के बाद में सीधा स्टेट लेवल के DRM में आप मुद्दा उठा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता करते हैं। ये DRM की व्यवस्था भी हमने इसमें की है साथियों। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान MSME नीति की साथियों। ये बेसिक चीज थी जो सरकार अभी कर रही थी और आपको
क्या क्या करना चाहिए, इन चीजों को आप देखिएगा। हम बात करें साथियों राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की। इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करना है। दूसरा बात यह है कि इसको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रदान करना है एमएसएमई को। कॉम्पिटिटिव, आप देख रहे होंगे कि जब से एलपीजी का दौर शुरू हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तब से एमएसएमई कॉम्पिटिटिव करने में सक्षम नहीं रही बड़ी बड़ी एमएनसीज के सामने। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम हम एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत राज्य के एमएसएमई इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं। दूसरा, इसकी संचालन अवधि 8 दिसंबर से ये शुरू हो गया है और 31 मार्च 2029 तक ये स्कीम्स रहेगी। तीसरी हम बात करें कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत 6 प्रकार के असिस्टेंस स्कीम्स एमएसएमई नीति 2024 में लाई गई है। तो कौन कौन से ये बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलने वाला है साथियों, एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन। दूसरा आपका है कि जो सीजीटी एमएससी की जो एनुअल फीस है उसमें भी आपको क्या मिलना वाला, रिबेट मिलने वाली है 100% के साथियों। क्या बात करें कि हम पहली स्कीम्स ये है कि यदि कोई न्यू या एक्सपेंशन करने वाला एमएसएमई उद्यम 5 करोड़ तक का ऋण लेता है तो रिप्स 2024 के अंतर्गत 6% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। और इसमें एमएसएमई पॉलिसी में 2% का और दिया जा रहा है। तो इसका मतलब 8% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको माइक्रो, मतलब 5 करोड़ तक के ऋण वाले उद्यमों को दिया जा रहा है। और 100% जो सीजीटी एमएसई एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है सिडबी का, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को बिना गारंटी के लोन देता है, उस गारंटी के एवज में आपका क्या होता है, 80% लोन सिक्योर हो जाता है, लेकिन आपको सालाना फीस देनी होती है। आप 5 करोड़ तक का लोन क्या कर सकते हैं कि लेते हैं तो आपको 0.75%, अभी तो 0.25% भी होगा, 0.25% से 1% तक आपको एनुअल गारंटी फी देनी होती है। मान लीजिए आपने 5 करोड़ का लोन लिया, 5 करोड़ का लोन लिया तो आपको सालाना यदि 0.5% से हम देखें तो 2.5 लाख रुपया सालाना आपको क्या देना पड़ेगा, सालाना सीजीटी एमएससी फीस देनी होगी। तो उसमें भी 100% की छूट दी गई है। 7 वर्ष तक ये रीपेमेंट आपको किया जा सकता है। 4% यदि 10 करोड़ तक के लोन पर आपको सब्सिडी मिलती है रिप्स में, 1% दिया जाएगा। 10 से 50 में 3% दिया, 0.5% ये लाभ मिलेंगे। अब आप देखेंगे 5 से 10 करोड़ वाले में मैंने सीजीटी एमएससी फीस नहीं लिखी है, क्योंकि 5 करोड़ तक की सीजीटी एमएससी फीस अलाउड है साथियों। अब हम बात करें कि कौन कौन से उद्यम योग्य होंगे, एलिजिबल उद्यम कौन कौन से होंगे, इनको हमें जानने की जरूरत है साथियों। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो है कि रिप्स 2024 में जो इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ ले रहे हैं वो उद्यम इसके लिए पात्र होंगे। मतलब आपको रिप्स 2024 में जाना होगा पहले, फिर एमएसएमई पॉलिसी का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ लेना होगा। दूसरा इसमें क्या होगा कि संबंधित जिले, मतलब यहाँ पर 41 जिले हैं हमारे राजस्थान में, 41 जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाए गए हैं। ओडीओपी उत्पाद भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ओडीओपी जो उद्यम है वो अधिकांशतः एमएसएमई है। तीसरी हम बात करें कि इसमें यूथ है जो 45 साल से कम आयु का है, और न्यू एंटरप्राइजेज है और 10 करोड़ तक का वो लोन लिया है, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। लेकिन इसमें न्यू एंटरप्राइजेज ही शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई में यदि आप आते हैं तो न्यू एंटरप्राइजेज ही इसमें शामिल होंगे। लेकिन यदि कैटेगरी 3, मैंने आपको बताया कि करौली जिले में आप मासलपुर में या सपोट्रा में एमएसएमई इंडस्ट्रीज स्थापित करते हैं और स्थापित है आपकी, और वो कोई नया बिजनेस मतलब स्थापना को विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगी छूट, उस पर एक्सटेंडेड मतलब एक्सपांसन किए हुए एमएसएमईज को भी छूट मिल सकती है साथियों। अब हम बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी। इसमें आवेदन की प्रक्रिया को जानना है। आवेदन की प्रक्रिया हम जाने
ध्यान रखिएगा, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं सबवेंशन का तो आपको एनेक्जर एमएसएमई पॉलिसी का एनेक्जर 1.1 में आपको आवेदन करना है। ये आवेदन किसको देना है आपको? ये आवेदन आपको कब देना है? ये जीएमडीआईसी को आवेदन करना है आपको, जीएमडीआईसीसी को आपको आवेदन करना है। और कब करना है इसको? जब आपको एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट रिप्स का प्राप्त हो जाता है ब्याज में छूट का, उसके 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा आपको। ध्यान रखिएगा, 6 माह के भीतर आपको आवेदन करना है। फिर उसके बाद में क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं? आप यदि कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगाइए, यदि आप पार्टनरशिप फर्म है तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लगानी होगी। दूसरा, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्योंकि एमएसएमई की पहचान ही उद्यम रजिस्ट्रेशन है। दूसरा, आपको रिप्स 2024 में आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और उसमें जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई थी सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको इसमें इस एप्लीकेशन के साथ में लगानी होगी। अभी ऑफलाइन मोड पर है, ऑफलाइन मोड पर आपको लगाना होगा। तीसरी बात, आपको जो रिप्स में 2024 का आपने लाभ लिया है, उससे पहले बैंक ने आपको सैंक्शन लेटर दिया होगा, आपको सैंक्शन लेटर की कॉपी लगानी है। और सैंक्शन लेटर के साथ ही उसमें रीपेमेंट शेड्यूल्ड भी बैंक ने तय किया होगा कि 7 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए रीपेमेंट शेड्यूल आपको लगाना है। तीसरा, आपको जो सैंक्शन लेटर के बाद में जो मशीनरी पर रीपेमेंट हुआ है, डिसबर्स हुआ है मशीनरी पे लोन, उसका उत्पादन तारीख तक जो भी डिसबर्स हुआ है उसका शेड्यूल का बैंक स्टेटमेंट्स आपको लगाना होगा। 3 चीजें इसमें जरूरी है, सैंक्शन लेटर, रीपेमेंट शेड्यूल और डिसबर्सल स्टेटमेंट। 3 बात हो गई। फिर आपको फर्स्ट सेल बिल की कॉपी लगानी है, साथ में फर्स्ट सेल बिल की कॉपी लगानी है। और जो रिप्स 2024 में आपको एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिला है उसकी कॉपी आपको लगानी है। चौथा, आपको एक बैंक द्वारा, इसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मैं बैंक नहीं कह रहा, मैं एफआई बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक भी हो सकता है, कोई एनबीएफसी भी हो सकती है। तो यदि आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया है तो एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा कि इस ऋण का पूर्ण उपयोग संबंधित फर्म के द्वारा कर लिया गया है, ये आपको लगाना है। एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको क्या करना है कि संलग्न 1.3 एनेक्जर 1.3 में उद्यमी घोषणा पत्र है वो आपको भरनी होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, तब आपको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलेगा। फिर इसमें आपको क्या करेंगे, डीएलटीएफसी, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलटी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी रखी गई है। उस टास्क फोर्स कमेटी में 10 करोड़ तक के प्रस्तावों को रखा जाएगा। और यदि ये 10 करोड़ से ज़्यादा का आपका प्रोजेक्ट है तो हाई लेवल टास्क फोर्स कमेटी आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की अध्यक्षता में बनी हुई है, वो HLTFC को जाएगा। जब ये HLTFC आपका एंटाइटल सर्टिफिकेट दे देती है कि 2%, 1% या 0.5% इंटरेस्ट सबवेंशन कम CGT MSE 100% रिम्बर्समेंट के लिए पात्र है, तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि हर क्वार्टर में, जिस तरीके से आजकल MLUPY में या MYUPY में या BRUPY में क्वार्टरली क्लेम करना होता है, उस क्वार्टरली क्लेम आपको करना पड़ेगा एनेक्जर 1.2 में। अब 1.2 में क्या करेगा, इसमें CA सर्टिफिकेट लगेगा। वो 1.2 में जो क्लेम जाएगा वो क्लेम को CA सर्टिफाइड करके देगा कि इसका इतना इंटरेस्ट बनता है, तब जाकर जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र या कमिश्नर इंडस्ट्रीज के द्वारा आपको ब्याज का रिपेमेंट कराया जाएगा। ये था हमारी पहली स्कीम MSME के एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन और 100% CGT MSE फी का रिम्बर्समेंट के संबंध में। अब हम दूसरी स्कीम्स के बारे में जानते हैं कि दूसरी स्कीम्स क्या कहती है इसकी। अब दूसरी स्कीम्स कहती है साथियों, ये दूसरी स्कीम है साथियों हमारी, देखिए साथियों, यदि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना चाहते हैं, SME प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं फंड रेज करने के लिए, तो आप पर जो भी उसका कॉस्ट आएगा उस पर आपको छूट दे है। आप समझ रहे हैं कि 2 प्रकार के मार्केट्स होते हैं साथियों। पहला मार्केट होता है मनी मार्केट और दूसरा मार्केट होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में लिक्विडिटी अधिक होती है और कैपिटल मार्केट में
लिक्विडिटी की बहुत कम प्रधानता होती है। मनी मार्केट को फॉलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और जबकि कैपिटल मार्केट फॉलो या कैपिटल मार्केट को रेगुलराइज सेबी करती है साथियों। जब हमें मनी मार्केट से लिक्विडिटी या हम करें फंड रेज करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती है लोन के माध्यम से। लेकिन यदि आप सेकेंडरी मार्केट्स में आप जाते हैं और अपना शेयर इशू करते हैं, अपनी इक्विटी रखते हैं, तो आपकी लाइबिलिटीज नहीं होती बल्कि आपके पार्टनर्स पब्लिक बन जाती है, और वहां से आप मार्केट से पैसे जुटाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए अभी तक लाभदायक हो रही थी। तो राजस्थान सरकार का फोकस है कि राजस्थान की एमएसएमई भी सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड हो। आप सब लोग जानते हैं कि जब कैपिटल मार्केट की बात आती है तो दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपके नॉर्मल सिक्योरिटीज का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट्स में आप इक्विटी का या कमोडिटी का आदान प्रदान करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड होने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। आपके लिए क्या चाहिए, 5 करोड़ तक का आपको कम से कम आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, आप कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं कि एनलिस्टेड हो सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। जब एनलिस्टेड होते हैं तो आपको पता होगा कि आईपीओ जारी होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी 10 करोड़ की नेटवर्थ है और 10 करोड़ की नेटवर्थ का आप 25% आपको पब्लिक को इश्यू करना पड़ेगा। आपका शेयर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए 1000 रुपए तक के इक्विटी में हो सकता है। जब आप ये शेयर या इक्विटी पब्लिक को बेचते हैं तो आपकी साख देखी जाती है, इसीलिए सेबी आईपीओ कल्चर लेकर आता है। आईपीओ कल्चर क्या होता है कि 90 डेज के भीतर जितना आपने पब्लिक को ऑफर किया है अपने शेयर्स, वो बिक जाने चाहिए। मान लीजिए आपने प्रथम दृष्टया 10% शेयर अपनी पूंजी के आईपीओ के रूप में जारी किए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी 10 करोड़ की नेटवर्थ है, उसका 10% मतलब 1 करोड़ रुपए के आपको आईपीओ जारी करने पड़ेंगे, और 1 करोड़ के शेयर 90 डेज के भीतर बाजार में बिक जाने चाहिए। यदि आपके 90 डेज के भीतर बाजार में बिक जाते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड हो जाते हैं। सेबी ये मानता है कि आपकी बाजार में साख बहुत अच्छी है, इसीलिए आपके आईपीओ खरीदे हैं, और ये एक फेस वैल्यू पे आईपीओ जारी होते हैं। जब आप 5 साल के भीतर, ये कहा जाता है कि इसमें प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन अधिकतम उस कंपनी में 75% हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर्स जो होंगे हमारे पब्लिक के ऊपर 25% तक हो सकता है। 5 साल के भीतर धीरे धीरे आईपीओ लाकर ये कामकाज करना चाहिए। ये एक अलग मैटर हो सकता है इकोनॉमी का, लेकिन आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एसएमई प्लेटफॉर्म को एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। यदि आप लेते हैं तो आपको 15 लाख रुपए तक की अधिकतम सहायता आपको मिल सकती है। 50% या 15 लाख तक की सहायता इसमें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। ये वन टाइम असिस्टेंस आपको दी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, राज्य में ही स्थापित होना चाहिए उद्यम। ध्यान रखिएगा कि आप मल्टी स्टेट में आपकी यूनिट स्थापित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप लाभ के पात्र नहीं होंगे। तीसरा, आपने जो आवेदन किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड होने के लिए योजना अवधि में ही आपने आवेदन किया होना चाहिए, मतलब 8 अक्टूबर 2024 के बाद ही आप आवेदन करने में सक्षम होंगे। तीसरी बात, यदि एसएमई प्लेटफॉर्म में एनलिस्टेड होने के 1 वर्ष के भीतर आपने आवेदन करना चाहिए। आपको 1 वर्ष के भीतर, जब आप सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड हो गए तो 1 वर्ष के भीतर ही आप आवेदन करेंगे तो ही हम लाभ देंगे, और सेबी की गाइडलाइंस को आप फॉलो करते हो। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एंटरप्राइजेस से जुड़े हो, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस इसमें अलाउ नहीं है। आप या कह देंगे साहब मैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो वो भी इसमें अलाउ नहीं है। उद्यम नियमित रूप से उत्पादनरत, तो जब हम आप को लाभ दे रहे हो उस समय आपके प्रोडक्शन में यूनिट होनी चाहिए, लगातार प्रोडक्शन में होनी चाहिए। आपको क्या क्या इसमें छूट मिलेगी, कौन कौन से बेनिफिट्स हम देंगे, इसको जानने की जरूरत है साथियों। सबसे बड़ी बात ये करें कि हम कि आपके कौन कौन से खर्चे इसमें जुड़ेंगे, इसको देखिएगा। हाँ, इसमें हम बात करें कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज की जो फाइल फीस होगी वो इसमें जुड़ेगी। जो रजिस्ट्रार इशू
इशू ऑफ रजिस्ट्रार, जो आपको जो भी एक्सपेंडिचर वहाँ देना होगा वो आपको लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज सॉफ्टवेयर पे जो खर्चा आया है वो इसमें जुड़ जाएगा। आपका सेबी में मर्चेंट बैंकर चार्जेस जो लगता है वो इसमें जुड़ेगा। तीसरा आरटीए, सीडीएसएल, एनएसडीएल की एडमिशन फीस होती है। ये एक क्रेडिट डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके ज्वाइनिंग एडमिशन फी इसमें जुड़ेगी। एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो जुड़ेगा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो फीस और अदर खर्चे हुए हैं वो इसमें जुड़ेंगे। मार्केटिंग को बनाने के लिए जो शुल्क लगता है, आपको मार्केटिंग के लिए जो मेकिंग फ़ी लगती है वो इसमें जुड़ेगी। अब आपको आवेदन कैसे करना है? आपको आवेदन करना है जीएमडीआईसी को, आपको आवेदन करना होगा। और कब करना होगा इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है साथियों। जानने की स्थिति ये है कि आवेदन प्रक्रिया हमें एनेक्सर 2.1 में आवेदन करना होगा। एनेक्सर 2.1 साथियों, 2.1। अब 2.1 में कब करना होगा आपको? जब आपकी यूनिट एनलिस्टेड हो जाती है उसके 1 वर्ष के भीतर आपको आवेदन करना होगा। अब 1 वर्ष के भीतर आपको क्या लगाना होगा? यदि आपकी कंपनी है या एलएलपी है तो आपको पार्टनरशिप डीड या कंपनी का आरओसी लगाना होगा, और या आरओएफ लगाना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। फिर एमओयू लगाना पड़ेगा यदि कंपनी है तो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आपको लगाना होगा, एसोसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। फिर यदि आपने कंपनी में किसी व्यक्ति को अथोराइज्ड कर रहे हैं उसका रिजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लगानी होगी। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत मस्ट है इसके लिए। और जो आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, जो हमने जिन जिन मुद्दों पे बताया है, उनका एक एनेक्सर 2.2 में सीए सर्टिफिकेट देना होगा। उसी के आधार पर हम आपको पेमेंट करेंगे। तीसरी बात यह है कि आपको एसएमए एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी कि आप सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड हो गए हैं। तीसरी बात, आपको कोई अदर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अप्रूवल या कंसेंट जो मिली है वो आपको देनी होगी। तीसरी, इक्विटी कैपिटल इश्यू के लिए जो आवेदन के प्रति जो आपने सेबी में सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए आवेदन किया उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। और पब्लिक इश्यू जो आपने आईपीओ जारी किया है उसके ब्रोशर की प्रति भी आपको लगानी होगी। आपकी क्या शर्तें रहेंगी, कैसे आप लाभ देंगे, क्या लाभ होगा, उसकी सारी बातें आपको इसमें लगानी होगी। चौथी बात है कि आपका कमर्शियल प्रोडक्शन जारी होने का जो अपडेटेड बिल है, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट बिल है, उसकी कॉपी भी लगानी पड़ेगी। उससे ये तय करेंगे कि आपकी यूनिट अभी फिलहाल चल रही है कि नहीं चल रही। दूसरा, आपका बैंक खाते की डिटेल या कैंसिल चेक या पैन कार्ड की कॉपी आपको देनी होगी ताकि हम आपके खाते में पैसा डाल सके जो भी है। तीसरा, हमारे गत वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट, आपका जो सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड हुआ है तो आपकी इंडस्ट्रीज़ है, आपकी फर्म है, काफ़ी रेप्यूटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऑडिटेड बैलेंस शीट आपकी होनी चाहिए। 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर पे आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, और भौतिक सत्यापन भी इसमें किया जाएगा कि आपके यूनिट चालू है कि नहीं है। डीआईसीसी या कमिश्नरेट इंडस्ट्रीज़ की विजिट रिपोर्ट्स भी आपको लगानी होगी, तो ही आप 15 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स इसमें आप ले सकते हैं साथियों। अब तीसरी स्कीम्स की बात करें साथियों, वही चीज़ें रहेंगी इसमें। वो चीज़ें क्या रहेगी उस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें ये जीएमडीआईसी को आवेदन नहीं है, ये हाई लेवल टास्क फोर्स कमेटी, मतलब कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के यहाँ आपको आवेदन करना होगा साथियों। कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ को, अब कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ को आवेदन करना होता है तो क्या चीज़ें रहेगी? रैंप योजना के अंतर्गत आवेदक को सहायता राशि वितरण की जाएगी। एक रैंप योजना भी चलाई है, मतलब क्रेडिट फैसिलिटेशन और मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए, उसके तहत आपको आवेदन करना होगा। अब हम तीसरी, तकनीक अर्जन, टेक्नोलॉजी आप एक्वायर करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एमएसएमई यूनिट हैं, एमएसएमई यूनिट होने के लिए टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। सरकार का फोकस ये है कि आपको बेनिफिट्स मिले। आपको बेनिफिट्स चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में हो, चाहे कैपिटल सब्सिडी के रूप में हो। आप यदि अपने मार्केट को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप पब्लिक से इक्विटी लेना चाहते हैं, पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, आप एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार ये चाहती है कि आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिले और आप हमारे राज्य में यदि स्थापित होते हैं तो यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या सहायता मिलेगी? यदि आप कोई अपडेटेड या एडवांस टेक्नोलॉजी या कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं
तो जो भी आपकी लागत आएगी उसका 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता हम एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत देते हैं। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, एक लाभ किनको मिलेगा, ये लाभ उनको मिलेगा केवल और केवल, ये ध्यान रखिएगा, ये लाभ बेसिकली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को मिलने वाला है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज और मीडियम एंटरप्राइजेज को ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रुपए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। दूसरा आपका यूआर सर्टिफिकेट हो। तीसरा आपके पास में जो भी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर आप खरीद रहे हैं उसकी ड्राइंग, डिजाइनिंग और मशीनरी आदि से खरीद जुड़ी होनी चाहिए। मतलब जो आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो या तो ड्राइंग से जुड़ा हो या डिजाइनिंग से जुड़ा हो या मशीनरी से जुड़ा हो, ये बातें आपकी होनी चाहिए। चौथी बात ये है कि आप प्रोडक्शन कामकाज कर रहे हो या प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई ही आपकी मशीनरी होनी चाहिए। जो आप टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हो वो प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरी बात हम करें कि टेक्नोलॉजी जो एक्वायर कर रहे हो उससे क्या होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी उसे माना जाएगा कि जो आपका प्रोडक्शन वर्तमान में है उससे 10% की उत्पादन दर में वृद्धि हो गई हो। मतलब जो मशीनरी आप लेकर आए उससे 10% प्रोडक्शन रेट में वृद्धि हो रही हो, या फिर आपका साइकिल टाइम है वो साइकिल टाइम में 2.5% की कमी हो गई हो। मतलब जो साइकिल ज़्यादा लगता था एक प्रोडक्ट को जनरेट करने में वो 2.5% की कमी करता हो। और जो रिजेक्शन रेट है, पहले मान लीजिए आपका वेस्टेज ज़्यादा जाता था, वो 2.5% की कमी वेस्टेज में करता हो। और वेस्ट जनरेशन की बात करते हैं 10% की, इसमें वो रिजेक्शन रेट तो 2.5% और वेस्ट जनरेशन 10% की कमी हो। ये चीज़ें यदि आपकी आती है तो हम आपको लाभ देंगे। और इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स के लिए चार्टर्ड इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका आपको पात्रता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा तो ही हम लाभ देंगे। और आप कमर्शियल प्रोडक्शन नियमित रूप से कर रहे हो, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा, तभी हम देंगे। केवल एक मशीनरी ही सहायता के लिए पात्र होगी। एक ही प्रकृति की आप 5 या 10 मशीनरी नहीं खरीद सकते। आप 2 या 3 मशीनरी अलग अलग नेचर के कामकाज करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हैं। अब आपको आवेदन प्रक्रिया में क्या करना होगा साथियों, आवेदन प्रक्रिया की हम बात करें, आवेदन कहाँ करना है, कितने दिनों में करना है, ये चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। अब हम बात करें आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आपको एनेक्सर 3.1 में आपको आवेदन करना है जीएमडीआईसी को। जब आप तकनीकी अर्जन के लिए मशीनरी ला देते हैं तो जीएमडीआईसी को आवेदन करना है। इसमें यह नहीं दे रखा कितने दिनों में करना है, बस आपको तो आवेदन करना है। तीसरी बात यह है कि आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उद्यम पंजीयन के दस्तावेज जैसे पार्टनरशिप डीड, फर्म पंजीयन, कंपनी पंजीयन होना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अर्जन करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जैसे किसी कंपनी से आपने एमओयू किया है वो एमओयू होना चाहिए। चौथा आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए टेक्निकल अपग्रेडेशन का। ये जस्टिफिकेशन कौन देगा, ये जस्टिफिकेशन चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल देगा। तीसरा एक घोषणा पत्र होना चाहिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। पांचवा एक टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड से जुड़े बिल एंड वाउचर्स आपके होने चाहिए ताकि हम आपको पेमेंट कर दें। और जो भी आपने पेमेंट किया है उसका प्रूफ होना चाहिए कि इस खाते से मैंने आपको पेमेंट किया है संबंधित कंपनी को। और टेक्नोलॉजी अर्जन पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसका सीए सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको ये लाभ मिलेंगे साथियों। अब लाभ मिलेंगे तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अलावा, अब नियमित रूप से वाणिज्यिक उत्पादन करते हो, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, तो ही आपको लाभ दिया जाएगा। तीसरा आपके बैंक खाते की कॉपी होनी चाहिए, कैंसल चेक होना चाहिए, और जो भी मशीनरियों की वास्तविक खरीद और मूल्यह्रास की कीमतों का एक सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए। पांचवा आपका सीई का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इससे आपकी परफॉर्मेंस में वृद्धि हुई है। यदि ये चीज़ें आप लगा देते हैं तो डीएलटीएफसी मतलब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समिति के द्वारा ये अप्रूवल कर दिया जाएगा, सैंक्शन कर दिया जाएगा। जब अप्रूवल लेटर मिल जाएगा तो अप्रूवल लेटर के बाद में आपके जो भी खाता है कंपनी का उस खाते में राशि डिसबर्स कर दी जाएगी। ये टेक्नोलॉजी अर्जन के लिए दिया जा रहा है। चौथा हम बात करें कि आप क्वालिटी एनहेंस करना चाहते हैं साथियों, आप चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में वृद्धि हो और
ये देश ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में मेरा प्रोडक्ट बिके, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कौन कौन से ऐसे मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट को खरीदे। तो हमें गुणवत्ता वृद्धि के लिए सहायता योजना है। इसमें आप कोई भी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, जैसे मान लीजिए आप IPR लेना चाहते हैं, आप क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट की या इंस्टीट्यूशंस की लेना चाहते हैं, तो आपको 50% जो भी उसकी लागत आई उसका 50% या 3 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट राजस्थान सरकार करने जा रही है। इसमें आप पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत पेटेंट प्राप्त करते हैं, आप ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत आप अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क लेते हैं, आप GI रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 के अंतर्गत GI रजिस्ट्रेशन मार्क का लेते हैं, आप कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं, आप डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट की डिजाइन का लोगो लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का फीस आपको इसमें दी जाएगी और क्वालिटी एनहेंसमेंट आपका होगा। आप अपनी संस्था का ISO मार्का कराना चाहते हैं, आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में अपने वस्तुओं की मानकता का निर्धारण करना चाहते हैं, तो BIS ले सकते हैं, आप ISO ले सकते हैं, आप ISI मार्का ले सकते हैं, आप IPR से जुड़े हुए ले सकते हैं। उसमें ये छूट दी गई है ताकि आपके प्रोडक्ट में एनहेंसमेंट हो, आपकी क्वालिटी एनहेंसमेंट हो। और ये चीज़ें कहाँ से ली जाएगी? भारत या राज्य सरकार की अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सब की सब आप ISI लेते हैं या ISO लेते हैं तो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में जाना होगा। आप एगमार्क लेते हैं तो एगमार्क के लिए नागपुर में संस्था बनी हुई है, वहाँ आपको जाना होगा। यदि आप IPR इश्यूज के लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रार बना हुआ है, ट्रेडमार्क का GI का कलकत्ता में बना हुआ है, चेन्नई में GI का बना हुआ है, ये सारे रजिस्ट्रार ऑफिस भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान के रूप में है साथियों। अब आपको क्या होगा कि आपका MSE होना चाहिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, इसके लाभ होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। क्वालिटी सर्टिफिकेशन के 12 माह के भीतर आप रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन कर देने चाहिए। दूसरा, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगा है या टेस्टिंग या एक्रीडेशन फी या कंसल्टेशन फी या कैलिब्रेशन फी या एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी या भी कोई रिलेवेंस फीस के लिए आपको लगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप जो भी सर्टिफिकेशन प्राप्त कर रहे हो आपके प्रोडक्ट के प्रोसेस से या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, आप नियमित रूप से वाणिज्यिक उत्पादन करते हो। चौथा, आपको केवल और केवल एक बार के लिए ही ये क्वालिटी एनहेंसमेंट के सर्टिफिकेशन के लिए आप पात्र होंगे। जब आप पात्र होते हैं तो आपको कौन सी आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप देखिएगा साथियों। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया संलग्न 4.1 के अनुसार आपको करना है साथियों। 4.1 में आपको आवेदन करना है। एनेक्सट 4.1, इसमें आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं? आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लगाना है, आपको कंपनी का सर्टिफिकेशन लगाना है, आपको बोर्ड रिजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी लगानी है, आपको सर्टिफिकेशन के कॉपीज आपको लगानी है, आपने जो बिल और वाउचर्स का पेमेंट्स जिस मोड से किया है उस मोड का प्रूफ आपको देना है, आपको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट सेल बिल आपको प्रस्तुत करना है, आपको बैंक खाता कैंसिल चेक देना है ताकि हम आपके खाते में पैसे डाल सकें, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको घोषणा पत्र भी आपको देना है ये। और उसके बाद में एक संलग्न 4.3 है, उसमें आपको क्या करना है कि CA सर्टिफिकेट्स देना है कि मेरा इतना खर्चा हुआ है ताकि हम आपको पेमेंट कर सकें। DLTFC मतलब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में DLTFC क्या करेगी, इसका अनुमोदन करेगी। अनुमोदन के बाद में जब अप्रूवल लेटर मिल जाएगा तो आपका जो फर्म का खाता है उस खाते में आपका पैसा रियम्बर्स कर दिया जाएगा। ये हमारी तीसरी योजना थी साथियों, जिसको हम चौथी योजना थी जिसको हम लाभ दे रहे हैं। हम पांचवी योजना की बात करें साथियों, ये बाजार सहायता के लिए है। आप ने इंडस्ट्रीज स्थापित की साथियों, इंडस्ट्रीज स्थापित की, आपको हमने इंटरेस्ट सब्सिडी दे दी, हमने कैपिटल सब्सिडी दे दी, हम आपके प्रोडक्ट के एनहेंसमेंट के लिए सर्टिफिकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हमने छूट दे दी, आप अपनी कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कराना चाहते हो उसमें हमने छूट दे दी, आप अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी खरीद रहे हो और आप कंपटीशन करना चाहते हो MNCs के साथ में, उसमें हमने आपको सब्सिडी दे दी। आप यदि आपका प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं और आप स्टेट के मार्केट में, नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको छूट देते हैं।
तो ये मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम्स है हमारी पांचवी, उसमें हम कौन कौन सी सब्सिडीज देते हैं इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है साथियों। सो यह है बाजार सहायता योजना। इस बाजार सहायता योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि आप राजस्थान में भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल फेयर और एग्जीबिशंस हो रहे हैं, उसमें यदि आप भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में जो नेशनल और इंटरनेशनल फेयर एंड एग्जीबिशंस हो रहे हैं, राजस्थान सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी स्वायत्त शासी एजेंसी के द्वारा ही लगाए जाने चाहिए। एनलिस्टेड होता है एमएसएमई डेवलपमेंट ऑफिस की साइड से, वहां पर जो आप जाओगे उसी के लिए बेनिफिट्स दिया जाएगा, दूसरों पे नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आप इसमें जो स्टॉल रेंट लगेगी, जो मेला लग रहा है, उसका 75% आपको छूट दी जाएगी या अधिकतम 37,500 रुपए तक की छूट दे दी जाएगी। आप यूं समझिए कि आप जयपुर में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं सो एंड सोले, मतलब जयपुर के मेले में, तो आपकी 20,000 स्टॉल रेंट है तो 12,500 रुपए तक हम आपको उसमें लाभ दे देंगे। दूसरा हम बात करें कि आप अधिकतम 3 बार आयोजनों के लिए इसमें लाभ ले सकते हैं और इसमें 2 व्यक्तियों को बस या ट्रेन का 3 AC का किराया आपको इसमें दे होगा। यदि आप राज्य के बाहर में कोई नेशनल और इंटरनेशनल फेयर एग्जीबिशंस में भाग ले रहे हैं, यूपी में ले रहे हैं, बिहार में ले रहे हैं, तो ये 75% राशि तो है स्टॉल रेंट की, लेकिन 1,12,000 रुपए अधिकतम इसमें छूट हो जाती है साथियों। और इसमें 2 आयोजनों तक ये छूट दी जा सकती है आपको। तीसरा, 3 व्यक्तियों को ये बस का या 3 AC का किराया, वास्तविक किराया जो लगता है वो मिलेगा। चौथा, आप देश के बाहर, मतलब आप इंटरनेशनल मार्केट में भागीदारी करते हैं तो 75% राशि तो होगी, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए हो जाएगी आपकी। और ये एक आयोजन पर होगी। 2 व्यक्तियों को इकोनॉमी क्लास, मतलब फ्लाइट का इकोनॉमी क्लास का किराया आपको दे दिया जाएगा। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स पे, तो आप 3 बार तो स्टेट में, 2 बार आपके नेशनल आउट ऑफ स्टेट और 1 आप आउट ऑफ नेशन, 6 आयोजनों के लिए साल में आप लाभ ले सकते हैं साथियों। तीसरा हम बात करें कि आपने जिस साल, मान लीजिए आपने 25-26 के लिए लाभ ले लिया, तो आप अगले 2 सालों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वापस फिर एलिजिबल हो जाएंगे साथियों। इस बात को समझिएगा। इसमें आपके क्या पात्रताएं होंगी, इनको जानने की जरूरत है। पात्रताओं की बात करें हम और आवेदन प्रक्रिया की बात करें, इन चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, अब पात्रता है कि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा इकाई चयन का उत्पादन प्रोफाइल, फेयर की थीम उसकी प्रासंगिकता के आधार पर किया हो, मतलब आप जिस मेले में भाग ले रहे हैं क्या वो मेला आपके लिए बना है। मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की प्रदर्शनी लगा रहे हैं, एग्जीबिशंस लग रहा है और आप वहाँ किताब बेच रहे हैं, तो वो प्रासंगिकता नहीं कहलाएगी। आप अपने पब्लिकेशंस को वहाँ जाकर लगा रहे हैं कि साहब मैं तो इसमें भाग लिया था, तो वो अलाउ नहीं है साथियों ना। और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है भारत सरकार के सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रायोजित भागीदारी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको GMDICC को एनेक्सर 5.1 में आपको आवेदन करना है और 6 माह के भीतर, भागीदारी के 6 माह के भीतर आपको आवेदन करना होगा। वही उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको लगाना है पहले तो। दूसरा, आपका जो आयोजन का ब्रोशर जो बना है या तो उसके लगाना, या आपको इनविटेशन आया होगा तो इनविटेशन का लेटर आपको लगाना है। दूसरा, स्टॉल रेंट का इनवॉइस, जो स्टॉल रेंट लगी है तो उसका इनवॉइस दिया होगा संबंधित संस्था ने, वो आपको लगाना है। और यात्रा का किराया लगा होगा तो जो टिकट्स हैं उसके टिकट्स की कॉपी आपको लगानी है। चौथा, आप देश के बाहर आयोजन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का वीजा की कॉपी आपको लगानी है, पासपोर्ट की कॉपी आपको लगानी है, आपने किस मोड से पेमेंट किया है उसका प्रूफ आपको देना होगा। और जो भी फोटो प्रदर्शनी के जो फोटोग्राफ्स है, जैसे मेन गेट में प्रवेश कर रहे हैं आप, उसकी फोटो आपकी होनी चाहिए। और साथ में आपको क्या होना चाहिए, दूसरा स्टॉल स्थापना के, जो आपकी स्टॉल लगी है उसकी कॉपी आपके इसमें होनी चाहिए साथियों, स्टॉल स्थापना की। तीसरा, आपका बैंक का खाता, कैंसल चेक, पैन कार्ड होना चाहिए ताकि हम आपके खाते में पैसे डाल दें। एक CA सर्टिफिकेट भी इसमें जाएगा 5.2 में, वो बताएगा कि आपका इतना खर्चा हुआ है। 100 रुपये के घोषणा पत्र पर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको घोषणा पत्र देनी है, ये चीज़ें होगी। DLTFC जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में DLTFC इसको अप्रूवल करेगी और आप
जब अप्रूवल लेटर प्राप्त हो जाएगा तो आप डीआईसी में जाकर अप्रूवल लेटर के साथ में इसको दे देंगे तो आपके खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। अब छठा मोड है, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करना चाहते हैं साथियों। आप चाहते हैं कि फेयर एंड एग्जीबिशन से भी आपने कर लिया और आप चाहते हैं कि मैं खुद ही ये सारे कामकाज करूं, मुझे दिक्कत नहीं आए कहीं भी, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने बाजार को डेवलप कर सकते हैं, अपने उत्पाद को। आपको क्या करना है, डिजिटाइजेशन के लिए आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, चाहे आपने एप्लीकेशंस बनाई है, चाहे आपने वेबसाइट्स बनाई है, कोई इक्विपमेंट्स आपने खरीदा है, या पोस्ट पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपने खरीदी है, कोड स्कैनर आपने खरीदा है, या आपके जो मार्केटिंग करने के लिए आपके रॉ मटेरियल के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हुआ, उसका सॉफ्टवेयर आप लेना चाहते हैं, तो जो भी उसकी लागत आएगी उसका 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की सहायता हम आपको दे सकते हैं। ये वन टाइम असिस्टेंस है जो आपके दी जा रही है, लेकिन इसमें पात्र कौन होगा, उसके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आवेदन प्रस्तुति के समय वो उत्पादनरत होना चाहिए, डिजिटल प्रक्रिया के लिए उपकरण है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो एनलिस्टेड पॉलिसी की दिनांक के बाद ही खरीद किया होना चाहिए, मतलब 8 दिसंबर के बाद ही आपने ये प्रोडक्ट खरीदे होने चाहिए। इकाई के प्रत्येक कंपोनेंट के लिए एक बार ही लाभ के योग्य होंगे, जो भी आप ये कंपोनेंट्स होंगे केवल वन टाइम आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, आपको आवेदन करना है एनेक्सर 6.1 में जीएमडीआईसी को, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ये चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है साथियों। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स में उद्यम रजिस्ट्रेशन मस्ट है, सॉफ्टवेयर उपकरण जो आपने खरीदे हैं उसके इनवॉइस चाहिए आपको, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो भी पंजीयन किया है उसके दस्तावेज चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको देना होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम से है वो आपको देनी होगी, आपने नियमित उत्पादन कर रहे हो उसके अपडेटेड सेल बिल आपको देने होंगे, बैंक खाते की कैंसल्ड चेक आपको देना होगा, सीए सर्टिफिकेट्स आपको देना होगा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एक एफिडेविट देना होगा 6.3 में। डीएलटीएफसी इसको अप्रूवल करेगी। अप्रूवल के बाद में क्या होगा आपका, आप डीआईसी में जाकर आप के आवेदन कीजिए अप्रूवल लेटर के साथ में, आपके खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये बेनिफिट्स हम एमएसएमई में दे रहे हैं। एमएसएमई में एक एडिशनल सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं, हम आपको एनएससी या बीएससी में एनलिस्टेड के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपकी क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपके एडवांस टेक्नोलॉजी हायर के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपको फेयर एंड एग्जीबिशंस के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, और हम आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एनलिस्टेड रजिस्टर्ड होने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। ये एमएसएमई नीति राजस्थान के विकास में एक नई इबारत रखेगी। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा डीआईसी गणेश।